अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं रन टेस्ट पास पेपर्स फिज़िक्स पोर्शन जो कि मेरे पास जो व्हाट्सएप ग्रुप पे में MCQs मिले थे। जो बच्चे जो दोस्त टेस्ट देकर आए उन्होंने कुछ क्वेश्चन शेयर किए थे केमिस्ट्री, इंग्लिश, फिज़िक्स और मैथ्स वगैरह के। तो मैथ्स के तो ऑलमोस्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं उनके सोल्यूशंस और डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने आपके साथ में मतलब आपको सब बताया था। और अभी जो है फिज़िक्स पोर्शन को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। जो 29 अगस्त से टेस्ट होंगे उनके लिए फ़ायदेमंद होंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिए मेरे साथ और अपने लेक्चर को अभी मैं स्टार्ट करता हूँ। डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़ व्हाट? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़ एक्सेलरेशन है ना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो कि जी है। जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नॉर्मली। मतलब इसका जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। और मीटर के लिए जो डायमेंशन होता है वो लेंथ होता है और सेकंड के लिए वो होता है टी टाइम। दिस इज द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये एक नहीं दो बार रिपीट हो चुका। फॉर्मूला फॉर द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये किसको नहीं पता? F इज इक्वल टू ma, नेट फोर्स इज इक्वल टू नेट मास इंटू नेट एक्सेलरेशन। ऑलराइट, ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? ग्रेविटेशनल फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास में ये सॉरी इस तरह आप लिखेंगे Fg ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो ये तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। बाकी किसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ में है? ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस। मास प्रोडक्ट के जो मासेस की जो प्रोडक्ट है m1 m2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट हो रही है इनकी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस जिनके दरमियान आप ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड कर रहे हैं उन दो बॉडीज़ का। तो मासेस का जो है मास, दो बॉडीज़ का मास या जितनी जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं उनका मास। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस 1 आर स्क्वायर, वेयर आर इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट्स m1 एंड m2। टार्क की डेफिनेशन आई थी, टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स इज व्हाट? टॉर्क इज डिफाइंड एज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स। तो टॉर्क की ये डेफिनेशन है। और एक और क्वेश्चन आता है कि काउंटर पार्ट ऑफ फोर्स। ठीक है, टॉर्क इज द काउंटर पार्ट ऑफ फोर्स इन सर्कुलर मोशन। कैसे? जैसे आपके पास में काउंटर पार्ट क्या है कि वेलोसिटी जो होता है, वेलोसिटी का सर्कुलर मोशन में जो काउंटर पार्ट होता है वो एंगुलर वेलोसिटी होता है। इस तरह जो एक्सेलरेशन है उसका एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह जो फोर्स है मतलब ये क्या सारे ये लीनियर मोशन में होते हैं। सर्कुलर मोशन में इनके बदले इनका जो काउंटर पार्ट आता है वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट की जगह थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स की जगह जो आ जाता है वो होता है टॉर्क। ठीक है, जिसको इस तरह इस साइन से टाउ साइन, इसको बोलते हैं टाउ साइन से शो करते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है इट इज़ द क्रॉस प्रोडक्ट। इट इज़ टार्क जो है, अभी देखो मैं कितने क्वेश्चंस बता रहा। एक तो बता दिया इसकी जो डेफिनेशन आ गई, दूसरा इसके रेस्पेक्टिव में क्या क्वेश्चन आ सकता है कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स। तो ठीक है, काउंटर पार्ट ऑफ द फोर्स इज आल्सो कॉल्ड द टॉर्क, ये भी आ सकता है। ठीक है, और क्या आ सकता है कि टॉर्क जो है वो खुद एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ये भी पता चल गया। उसके बाद जो है इट इज़ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड ये जो आपका है मोमेंटम। अब इसको एक्चुअली मोमेंटम में करते हैं वो क्या बताता हूँ, एफ और। ठीक है, इनका जो है ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है। और ये जो टॉर्क होता है ये इन दो वेक्टर्स के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। ऐसे अगर इस पेज में कहीं पे भी ऐसे लाई कर रहे होंगे आर और एफ, तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, जो रिजल्ट होता है इनका क्रॉस प्रोडक्ट, इनका जो रिजल्ट होता है, इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट जो भी आए, लेट से अभी के लिए टार्क है तो उसका डायरेक्शन जो होगा वो अपवर्ड या डाउनवर्ड। मतलब जो इस जो प्लेन जो जिस प्लेन में एक्चुअली जिनका क्रॉस प्रोडक्ट लिया जा रहा है वो जिस भी प्लेन में लाया कर रहे हैं उस प्लेन के ऊपर उनका जो रिजल्ट है क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट वो उनके ऊपर परपेंडिकुलर होगा। वो अपवर्ड हो यानी कि ऐसे आउटवर्ड हो या इनवर्ड्स हो, लेकिन होगा तो अगेन परपेंडिकुलर ना। मैं ऐसे इसके पेज के डाउनवर्ड मतलब एक नीचे की तरफ रख दूँ तो वो भी एक परपेंडिकुलर होगा इस प्लेन के ऊपर। ऐसे रख दूँ तब भी परपेंडिकुलर है इस प्लेन के ऊपर। मतलब जो टॉर्क है वो एफ और आर के ऊपर परपेंडिकुलर तो होगा ही, और तो और एफ और आर जिस प्लेन में लाया करें उन सारे के सारे वेक्टर्स के ऊपर भी परपेंडिकुलर होगा ये टॉर्क। आगे क्रॉस प्रोडक्ट में, अभी क्रॉस प्रोडक्ट का टॉपिक भी मैंने इन क्वेश्चन में बताया कि डिटेल में इंशाल्लाह एक्सप्लेन कर देंगे क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट क्या होते हैं और क्या। उसके बाद जो हमारे पास में क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन नंबर 5, रेट ऑफ डूइंग वर्क डन पर यूनिट टाइम किसको बोलते हैं? रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। पावर इज व्हाट? वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर।
ठीक है, मतलब पावर का जो यूनिट हो जाएगा फिर वर्क का जो होता है जूल, यूनिट टाइम का जो होता है वो सेकंड होता है, इसलिए इसका जो यूनिट हो जाएगा जूल पर सेकंड हो जाएगा, या आप लिख सकते हैं इसको जूल सेकंड इनवर्स। ऑलराइट, यूनिट आ गया तो डायमेंशन आप खुद से निकाल सकते हैं। उसके बाद आ जाता है पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर जो है आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट पेनिट्रेशन पावर। तो गामा रेज के पास हाईएस्ट पेनिट्रेशन पावर होता है किसी बॉडी मतलब अगर कोई हार्ड बॉडी है तो उनमें जो सबसे पहले जो जल्दी में पेनिट्रेट हो जाती है, जल्दी में कहते हैं या मतलब पेनिट्रेशन पावर इसका ज़्यादा होता है गामा रेज का एज कम्पेयर टू, मतलब पेनिट्रेशन पावर ऑफ गामा इज ग्रेटर देन बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। मतलब सबसे पहले गामा रेज का जो पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होता है देन बीटा का देन अल्फा का और अल्फा रेज का। ठीक है, और जो होता है आयोनाइजेशन पावर जो होता है आयोनाइजेशन पावर वो होता है आयोनाइजेशन। और ये क्वेश्चन जो है इसी तरह भी आ सकता है कि अल्फ़ा लेस देन बीटा एंड बीटा लेस देन, रिवर्स कर दो तो इस वाले मतलब हो ये भी अल्फ़ा लिखना था। ठीक है, अल्फ़ा लेस देन बीटा, बीटा लेस देन गामा, इस तरह भी आ सकता है। ये दोनों इन दोनों का सेम मतलब है। उसके बाद क्या आ सकता है जो आयोनाइजेशन पावर, आयोनाइजेशन पावर अल्फ़ा का सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद बीटा का सबसे ज़्यादा होता है, मतलब रिवर्स ही कर दो आयोटा अल्फ़ा बीटा एंड देन गामा का। और ये वाला इस तरह भी आ सकता है गामा लेस देन बीटा लेस देन अल्फ़ा। तो ये आयनाइजेशन पावर ये इस पे भी इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, और कह सकता है कि डेसिमल सिस्टम वाज इन्वेंटेड बाय। अब इस क्वेश्चन को लेके व्हाट्सएप के ऊपर भी ज़्यादा डिस्कशन चल रही थी कि एक्चुअली में ये किसने डिस्कवर किया था या इन्वेंट किया था डेसिमल सिस्टम। तो आपका आपके बुक में जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि लॉगरिथम्स वाज, ये जो अल-ख्वारिज़मी है मुस्लिम साइंटिस्ट अल-ख्वारिज़मी, इसने इन्वेंट किया था लॉगरिथम को। लॉगरिथम या एल्गोरिथम आपके बुक में लिखा हुआ है अगर मैं आपको दिखाऊं तो। ठीक है, उसके बाद फाउंडर ऑफ अलजेब्रा भी ये अल-ख्वारिज़मी था। और उसके बाद जो डेसिमल सिस्टम जो है, डेसिमल सिस्टम वाज इन्वेंटेड बाय, अगर आ जाए ये मतलब साइंटिस्ट के नाम से, मतलब ये आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, और साइंटिस्ट का नाम आ जाए तो वो ये है अल-ख्वारिज़मी, जो भी नाम है अल-ख्वारिज़मी। और डेसिमल सिस्टम अगर कंट्री के हिसाब से पूछा जाए या ये किस मुल्क के साइंसदानों ने दिया था, तो अगर आपके पास में स्क्रीन विजिबल है तो यहाँ से ये पेज नंबर 4 है। काइंडली बुक रीडिंग इज़ प्रेटी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको बताया था कि बुक रीडिंग करनी है लाजमी। तो बुक रीडिंग में अभी मैं कैसे दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ है इस तरह की इन्फॉर्मेशन बुक पेज नंबर 4 पे आपको मिलेगी। ये वाले पेजेस पढ़ लें। ठीक है, और इसमें लिखा हुआ है कहीं पे इंडियन के मतलब इंडियन कंट्रीज मेंशनड है। तो अगर ऑप्शन में इंडियन है तो इंडियन था। वैसे भी एक जिस भाई ने क्वेश्चन शेयर किया था उसने बताया था कि एक इंडियन ऑप्शन था और मैंने वही मार्क किया था। ठीक है, और उसके बाद अभी जो मैं आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखा रहा हूँ उसको भी देख लें। ये मैंने गूगल से भी जाके सर्च किया गूगल पे और काफ़ी वेबसाइट पे, फिर जो कलेक्टिवली मतलब गूगल पे डिफरेंट आंसर मिल रहे थे ना, लेकिन अथेंटिक जो था वो भी अगेन इंडिया ही मिला। लेकिन आपने क्या करना है, बुक को फॉलो करना है, बुक को फॉलो करना है। बुक में आपके इंडिया लिखा हुआ है, आप बुक रीडिंग कर लें काइंडली। मैंने पहले दिन से बताया हुआ है कि बुक रीडिंग इज़ प्रेटी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द 4 पोर्शंस। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं ये चीज़ें भी इसने की थी। और डेसिमल वाला क्वेश्चन आ रहा है तो अगर साइंटिस्ट पूछ रहा है तो वो अल-ख्वारिज़मी अगेन। और अगर आप कंट्री पूछ रहा है तो डेसिमल सिस्टम वाज इन्वेंटेड बाय फ्रांस, ए फ्रांस, बी इंग्लैंड, सी इंडिया एंड फोर्थ ऑस्ट्रेलिया। तो आपने क्या बताना है, आपने बताना है इंडिया। ठीक, यहाँ पे देख लें मैंने गूगल से लिया था ये क्वेश्चन कि विच कंट्री साइंटिस्ट इन्वेंटेड द डेसिमल सिस्टम, दैट इज़ ऑप्शन सी इंडिया। ऑलराइट, तो आपने ये मार्क करना है। हुक्स लॉ का फॉर्मूला आया था। हुक्स लॉ की डेफिनेशन ये, हुक्स लॉ का फॉर्मूला है F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, वेयर के इज कॉल्ड कांस्टेंट। हुक्स लॉ कांस्टेंट होता है ये। ठीक है, के एक्स, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। ये क्या है, जितना रीस्टोरिंग फोर्स होता है ये, जितना आप फोर्स लगाएंगे उसके ऑपोजिट में एक्चुअली में रीस्टोरिंग फोर्स होता है। तो आप जो अप्लाइड फोर्स होता है स्प्रिंग को आप, ये एक्चुअली स्प्रिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, स्प्रिंग से रिलेटेड ये क्वेश्चन होता है। ठीक है, जितना स्प्रिंग को आप स्ट्रेच करेंगे खींचेंगे तो उतनी ही डिस्प्लेसमेंट आएगी, मतलब जिस फोर्स में अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट कवर होगी। लेकिन ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करती है कि आप जितना फोर्स अप्लाई कर रहे हो ना उसी के ऑपोजिट में रीस्टोरिंग फोर्स भी लग रहा है। यहाँ से अगर स्प्रिंग कहीं पे ऐसे लगा हुआ है, ये हैंड मतलब यहाँ से आप अगर खींचें हाथ पकड़िए और वो स्ट्रेच कर दें
इस तरह स्ट्रेच कर दिया आपने, ठीक है। तो इस पे आपने फोर्स अप्लाई किया इस तरह, और डिस्प्लेसमेंट जो है एक्स वो भी इसी डायरेक्शन में हुई है, मतलब जिस डायरेक्शन में आपने खींचा है। तो ये नेगेटिव साइन आकर आ क्यों रहा है, क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स, जब आप स्प्रिंग को छोड़ते हैं तो वो अगेन ट्राई करता है कि अपने मीन पोजीशन पे जाऊं, वो वाला फोर्स एक्चुअली में जो इसको फोर्स कर रहा है कि आप वापस आ जाओ, वो वाला फोर्स होता है रीस्टोरिंग फोर्स। वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, दैट ये जो नेगेटिव साइन है ये यही इंडिकेट कर रही है, जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो जितना रिस्टोरिंग फोर्स उतना ही डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में, नहीं तो जो अप्लाइड फोर्स है उसका और डिस्प्लेसमेंट का सेम ही डायरेक्शन होता है। डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर, इसको बोलते हैं टेम्परेचर। ये डेफिनेशन याद कर लो, रिपीट हो सकती है, और इससे रिलेटेड इससे मतलब जितने क्वेश्चन बन रहे हैं अभी मैं जो आपके साथ में फिजिक्स मैथ्स के क्वेश्चन जितने शेयर किए हैं काइंडली वो तो करें, लेकिन उनके आसपास भी देख लेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि एक बार आ गए आपने देखा होगा जो प्रीवियस मैथ्स के मैंने क्वेश्चन करवाए हैं उनमें भी यही है कि हाँ क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, लेकिन अगर पोर्शन के 25 क्वेश्चंस हैं तो वो एक दिन अगर देखो साइन अल्फा प्लस बीटा वाला फार्मूला है, दूसरे दिन साइन अल्फा माइनस बीटा वाला आया तो उसी के आसपास ही ना, लेकिन एग्जैक्ट वही क्वेश्चन नहीं आया। इसका क्या मतलब है, आपने ये वाले पास पेपर्स तो देखने और इनके आसपास भी क्वेश्चन देखने कि कौन से बन रहे हैं, कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। हर दिन डिफरेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन मतलब थोड़ी बस डेटा चेंज करके, ठीक है। और बुक रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन बता रहा हूँ, बुक रीडिंग अच्छे से करो, एक छोटी सी छोटी पॉइंट में जाती है, उससे एमसीक्यूज बन सकता है, ठीक है।